नमस्कार दोस्तों, आज द हिंदू का हिंदी एनालिसिस है। 16 अप्रैल का ये दोस्तों आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे यूपीएससी प्री है, यूपी पीसीएस है, बीपीएससी है, पीसीएस और यूपीएससी लेवल के लिए तो महत्वपूर्ण है, जो पढ़ना ही चाहिए। आपको मेंस में भी काम देगा। किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो भी मैं बताऊँगा आपको। तो द हिंदू इम्पोर्टेंट न्यूज आर्टिकल एंड एडिटोरियल फॉर यूपीएससी सीएसई 16 अप्रैल 2024। तो देख लीजिए दोस्तों, आज का ये मेन मुद्दा रहेगा जो 11। देखिए, आईएमडी का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में औसत से अधिक बारिश होगी। पेज 1 और 12 तक है। थोक मुद्रास्फीति दर 3 महीने तक उच्चतर स्तर पर पहुंची। पेज 1 में है ये बात। किस पेज में है द हिंदू के, वो भी यहाँ पे लिख दिया हूँ। मार्च में वस्तु निर्यात 41.68 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। पेज नंबर 4 में द हिंदू के पेपर में आप देखिएगा। मोदी ने चुनावी ब्रांड योजना की सराहना की, इसे खत्म करने को गलती बताया। चुनावी ब्रांड पेज नंबर 9 में आप देखिएगा जाके, तो मिलेगा आपको भारत की आर्कटिक अनिवार्यता। पेज नंबर 9 ही में मिलेगा आपको वैश्विक CO2 उत्सर्जन का कितना हिस्सा विमानन से आता है। पेज नंबर 10 को आप देखिएगा तो सियाचिन ऑपरेशन मेघदूत से 40 साल। पेज नंबर 12 में देखिएगा तो दोस्तों, तो वित्त वर्ष 2025 में भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम में यूनिकॉर्न की संख्या 5वीं तक बढ़ गई है। पेज नंबर 12 में आप देखिएगा तो थर्मल कोयले का आयात 23% बढ़कर अब 2 साल के उच्चतम स्तर पर है। उसके बाद पेज नंबर 13, टेपा का आईपी अतिक्रमण स्वदेश नवाचार के लिए नई शिक्षा बाधा हो गई है। पेज नंबर 8 में देखिए एडिटोरियल एनालिसिस डेटा कानून पत्र करते अगर तो देख लिए आप लोग। तो आगे चलिए आप लोग पेज नंबर 1। तो दोस्तों जीएस पेपर 1 के लिए है ये। तो क्या है, भौतिक भूगोल जल संसाधन महत्वपूर्ण भौभौतिकी घटनाएं। तो देख लीजिए, इसी इंग्लिश को हिंदी किया गया है। तो देख लीजिए, इसमें हर साल आईएमडी 2 चरणों में पूर्वानुमान जारी करता है। पहला अप्रैल में और दूसरा मई में, आखिरी सप्ताह में, जो अधिक विस्तृत पूर्वानुमान है। और यह बताता है कि मानसून पूरे देश में कैसे फैलेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी की स्थापना 1875 में हुई थी। आईएमडी की स्थापना 1875 में हुई थी। दोस्तों द हिंदू से डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ दिया जाता है, पीटी में। बीपीएससी में भी आप पूछेगा, क्योंकि यूपी पीसीएस में पूछेगा। पीसीएस लेवल में तो पूछ ही सकता है, क्योंकि अब उसी पैटर्न पे धीरे धीरे ला रहा है। अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं आप लोग, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है। यह मौसम संबंधी टिप्पणी और मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेदार प्रमुख एजेंसी है। देख लीजिए पेज नंबर 1 से 12 तक के, इसमें आपको मिलेगा। जीएस पेपर 3 में जो पूछा जाता है, अर्थव्यवस्था, वृद्धि एवं विकास, उससे रिलेटेड एक घटना है। किस पेपर से रिलेटेड है ये भी आपको बता दिया जाता है। आप ही पीसीएस में देख लीजिएगा। अगर बीपीएससी की बात कीजिएगा, ये बीपीएससी में तो जीएस पेपर 2 में पूछा जाएगा। जीएस पेपर 2 में पूछा जाएगा। यूपीएससी जीएस पेपर 3 का एक क्वेश्चन हो जाएगा। बीपीएससी में अगर देखिएगा तो 2 का क्वेश्चन हो जाएगा। जीएस पेपर 2 का हो जाएगा ये। तो थोक मूल्य सूचकांक, यह थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को थोक में बेची और व्यापार करने वाली वस्तुओं को कीमतों में बदलाव को मापता है। आर्थिक सलाहकार कार्यालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह भारत के सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक है। इस सूचकांक की प्रमुख आलोचना यह है कि आम जनता थोक मूल्य पर उत्पादन नहीं खरीदती है। अखिल भारतीय WPI का आधार वर्ष 2017 में 2004-5 से संशोधित कर 2011-12 कर दिया गया है। याद रखिएगा, WPI मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तो उच्च आधार प्रभाव होगा। वैश्विक कमोडिटी कीमतों में आसान बनाना होगा। खाद्य मुद्रास्फीति की मानसून की संभावना है।
तो देख लीजिए अब जीएस पेपर 3A का विकास एवं वृद्धि अर्थव्यवस्था का वही है। गुड एक्सपोर्ट हिट इतना मिलियन इन मार्च में। देख लीजिए भारत में निर्यात क्षेत्र में संबंधित चुनौतियां क्या है। तो वित्त तक पहुंच में चुनौतियां क्या है। सीमित विविधीकरण क्या है, बढ़ता संरक्षणवाद और वैश्वीकरण। तो निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख सरकारी पहल है, इसलिए इसका भी कटिंग लगा दिया गया है कि आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते। निर्यात योजना के लिए व्यापार और अवसंरचना TITS, PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और NMP ड्यूटी ड्राइबैक योजना। निर्यात उत्पादन और शुल्क या करों में वृद्धि होगी, और राज्य और केंद्रीय करों में लेवी में छूट होगी। आगे की इसमें राह क्या होगी। तो निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक्स महत्वपूर्ण है। भारत को परिवहन नेटवर्क, बंदरगाहों, सीमा शुल्क और निकासी प्रक्रिया और निर्यात उन्मुख बुनियादी ढांचे जैसे निर्यात प्रोत्साहन क्षेत्र और विशेष विनिमय क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता देनी चाहिए। निर्यातोन्मुख उद्योगों में कुशल श्रमिकों का उपलब्धता बढ़ाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त स्वचालित डिजिटीकरण और उद्योग 4.0 औद्योगिकों जैसे प्रौद्योगिकी अपनाने को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना निर्यात क्षेत्र में उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और नवाचार को बढ़ावा दे सकता है। शासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही GS पेपर 4 का पेज नंबर 4 में, GS पेपर 2 में पूछा जाएगा। ये इलेक्टोरल बॉन्ड दोस्तों क्या है, इस पे अभी जो हंगामा हो रखा है देख लीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावी ब्रांड वचन पत्र की तरह धन उपकरण है जिसमें भारत में कंपनी और व्यवसायी द्वारा भारतीय स्टेट बैंक SBI से खरीदा जा सकता है। एक राजनीतिक दल को दान दिया जा सकता है जो बाद में इन ब्रांडों को भुना सकता है। ब्रांड केवल पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खाते में ही भुनाए जा सकते हैं। दोस्तों ये ब्रांड में जो इंडिया गवर्नमेंट है उसमें बहुत सारे अभी जो इसके तहत चंदा आए थे, पैसे दान में कह लीजिए, चंदा कह लीजिए या जो कह लीजिए, इसी पे हंगामा हुआ था। क्या आप जानते हैं कि अभी विपक्ष में जो कांग्रेस पार्टी है इंडिया में, उसका जो जितने भी अकाउंट उसको फ्रीज करवा दिया गया या कर दिया गया, जो भी किया गया। तो देखिए एक व्यक्ति व्यक्तिगत होने के नाते अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से ब्रांड खरीद सकता है। चुनावी ब्रांड योजना ये क्या है देख लीजिए। भारत में राजनीतिक फंडिंग को साफ करने के लिए 2018 में चुनावी ब्रांड योजना शुरू की गई थी। साफ करने के लिए क्या की गई थी, चुनावी ब्रांड योजना। चुनावी ब्रांड योजना के पीछे केंद्रीय विचार भारत में चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाता था। सरकार ने इस योजना को कैशलेस डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे देश में चुनावी सुधार बताया था। GS पेपर 2 IR इंटरनेशनल रिलेशन देख लीजिए, ये नीचे वाला है IR इंटरनेशनल। भारत के लिए आर्कटिक क्षेत्र का महत्व क्या है। भारत के लिए आर्कटिक क्षेत्र का महत्व क्या है, तो भू राजनीतिक महत्व है कि आर्कटिक क्षेत्र वैश्विक भू राजनीतिक में अपनी उभरती भूमिका के कारण भारत के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से व्यापार मार्गों, संसाधन अन्वेषण और समुद्री सुरक्षा के संदर्भ में है। प्राकृतिक संसाधन माना जाता है कि आर्कटिक क्षेत्र में तेल, प्राकृतिक गैस, खनिज और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को विशाल भंडार है। भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरत और संसाधन सुरक्षा संबंधी चिंताएं इन संसाधन को खोज और निष्कर्षण को देश के लिए संभावित रूप से महत्वपूर्ण बनाती हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या है दोस्तों, तो जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक क्षेत्र तेजी से पर्यावरणीय परिवर्तनों का अनुभव कर रहा है, जिसमें पिघलती बर्फ समुद्र के स्तर में वृद्धि ला रहा है और मौसम के पैटर्न में बदलाव शामिल है। स्वाभाविक है दोस्तों कि अगर गर्मी बढ़ेगी, तापमान बढ़ता है, इतने पॉल्यूशन हो रहा है जिसके कारण बर्फ पिघल रहा है दोस्तों। इन परिवर्तनों से मौसम प्रणालियाँ, समुद्र के स्तर और जैव विविधता पर वैश्विक प्रभाव पड़ता है, जो भारत की जलवायु और
पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है। देखते हैं आजकल दोस्तों बिना मौसम का बारिश हो जाता है। कभी जिस मौसम में बारिश होना चाहिए बारिश नहीं होता है, जब बारिश नहीं होना चाहिए बारिश हो रहा है। तो शिपिंग मार्ग क्या है? तो उत्तरी समुद्री मार्ग जैसे अंटार्कटिक समुद्री मार्गों को खुलने से एशियाई और यूरोप के बीच छोटे और अधिक लागत प्रभावी और व्यापार मार्ग उपलब्ध हो सकते हैं। भारत में समुद्री हितों और आर्कटिक तटीय राज्यों के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ती हुई कनेक्टिविटी और कम पारगमन समय से लाभ हो सकता है। देखिए वैज्ञानिक अनुसंधान, इसके बारे में आप देख लीजिए। वैज्ञानिक अनुसंधान, तो भारत के आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक रुचि है जिसमें जलवायु परिवर्तन, ध्रुवीय पारिस्थितिक तंत्र और वायुमंडलीय प्रक्रिया का अध्ययन शामिल है। आर्कटिक अनुसंधान पहल में भागीदारी भारत को वैज्ञानिक सहयोग, तकनीकी उन्नति और ज्ञान के आदान प्रदान के अवसर प्रदान करती हैं। भारतीय सहभागिता के लिए चुनौतियाँ क्या है? तो भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा क्या है? इसमें भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा क्या है? तो भारत आर्कटिक और भू राजनीतिक गतिशीलता को निपटने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें क्षेत्र में प्रभाव, संसाधनों, राजनीतिक स्थिति के लिए प्रमुख शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा भी शामिल है। अब देख लीजिए सीमित उपस्थिति एवं विशेषता। आर्कटिक मौसम में भारत की सीमित भौतिक उपस्थिति और विशेषता निर्णायक लेने की प्रक्रिया में शासन तंत्र में सार्थक जुड़ाव और भागीदारी के लिए चुनौतियां पेश करती है। अब संसाधन की कमी, तो वित्तीय सीमाओं और प्रतिस्पर्धा, घरेलू प्राथमिकता सहित भारत के संसाधन बाधाएं और आर्कटिक अनुसंधान बुनियादी ढांचे और राजनीतिक बल में प्रवेश के इनकी क्षमता में बाधा बन सकती है। पर्यावरण संबंधी चिंताएं क्या है इससे जुड़ा हुआ? तो देखिए आर्कटिक में भारत की भागीदारी को पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के साथ साथ आर्कटिक पारिस्थितिक तंत्र और वैश्विक जलवायु प्रणाली, साधन, शोषण और बुनियादी ढांचे में विकास के संभावित परिणामों पर भी विचार करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्या है इसके लिए? क्षेत्र में विविध हितों, प्राथमिकता और भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को देखते हुए भारत को आर्कटिक राज्यों और हितधारकों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आर्कटिक मामलों में प्रभावी भागीदारी के लिए विश्वास, आम सहमति और सहयोगी ढांचे का निर्माण आवश्यक है। दोस्तों पेज नंबर जीएस पेपर 3 पर्यावरण से संबंधित है, देख लीजिए इसको, देख लीजिए। ऑपरेशन मेघदूत के बारे में दोस्तों, ऑपरेशन मेघदूत जो 16 तारीख को आपको द हिंदू का था, देख रहे दोस्तों, पिक्चर देख रहे हैं, ऑपरेशन मेघदूत देख लीजिए। उत्तरी लद्दाख पर हावी होने वाले राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन का कोड नाम था, क्या था? ऑपरेशन मेघदूत था। सियाचिन 1949 के कराची समझौते के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद की जड़ रहा है। जब इस क्षेत्र को प्रतिकूल इलाके और बेहद खराब मौसम के कारण अविभाजित छोड़ दिया गया था। सियाचिन को क्या छोड़ दिया गया था? अविभाजित छोड़ दिया गया था। ऑपरेशन मेघदूत भारत की साहसिक सैन्य प्रतिक्रिया थी जिसे नई दिल्ली मानचित्र संदर्भ NJ 9842 के उत्तर में लद्दाख के अज्ञात क्षेत्र में पाकिस्तान की कार्टोग्राफिक आक्रामकता कहती है कि जहां नई दिल्ली और इस्लामाबाद की नियंत्रण रेखा LOC तक पहुंचने पर सहमति व्यक्त की थी। तो समझ गए दोस्तों ऑपरेशन मेघदूत के बारे में जो चलाया गया था भारत के द्वारा सियाचिन में। इसके बाद देखिए असत्र पाकिस्तानी सैन्य कार्रवाई के बारे में खुफिया जानकारी ने भारत की सियाचिन पर राजनीतिक ऊंचाइयों को सुरक्षित करने और एयर लिफ्ट के माध्यम से सैनिकों को तैनात करने और
ऊंचाई वाले हवाई क्षेत्रों में हवाई आपूर्ति गिराने के लिए प्रेरित किया। इस ऑपरेशन के पीछे प्राथमिक उद्देश्य पाकिस्तानी सेना द्वारा सियाला बिलाफोर्ड द्वारा दरों पर कब्जा करने से पहले रोकना था। 13 अप्रैल 1984 को शुरू किया गया था। यह सैन्य अभियान था। क्या था यह? सैन्य अभियान था। यह सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र शुरू किए गए पहले हमले के रूप में अद्वितीय था। इसे लेफ्टिनेंट जनरल मनोहर लाल छिब्बर, लेफ्टिनेंट जनरल PN हुन और मेजर जनरल शिव वर्मा के नेतृत्व में लॉन्च किया गया था। यह भारतीय सेना और वायुसेना के बीच निर्बाध संयमन और तालमेल के सबसे महान उदाहरणों में से एक है दोस्तों। सैन्य कार्रवाई के परिणाम स्वरूप भारतीय सैनिकों ने पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण हासिल किया था दोस्तों। जो जब हमारे सैनिक और पाकिस्तान के बीच हम और भारत के बीच जब युद्ध हुआ तो भारत ने पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण हासिल कर लिया। सियाचिन का सामरिक महत्व क्या है दोस्तों? दोनों देशों के लिए, पाकिस्तान के लिए भी और भारत के लिए भी। तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला में लगभग 20,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया भर में सबसे ऊंचे सैन्यीकृत क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। क्या? सैन्यीकृत क्षेत्र के रूप में इसको जाना जाता है। यह इतनी राजनीतिक रूप से स्थित है कि उत्तर में यह सक्यमगाम घाटी और पाकिस्तान द्वारा 1963 में चीन को सौंप दिया गया। सस्क्राम घाटी है दोस्तों, सस्क्राम चीन को सौंप दिया गया। हावी है। पश्चिम से गिलगिट बाल्टिस्तान से लेह तक आने वाले मार्गों को नियंत्रित करता है और साथ ही यह प्राचीन काराकोरम दर्रे पर भी हावी है और पूर्वी हिस्से में भी। इसके अलावा पश्चिम की ओर यह लगभग पूरे गिलगिट बाल्टिस्तान को देखता है, जो 1948 में पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया एक भारतीय क्षेत्र भी है। दोस्तों, जो कश्मीर है का 30% हिस्सा है वो पाकिस्तान के पास है और 30% जो हिस्सा है वह पाक के पास है और 10% हिस्सा चीन ने हड़प लिया 1962 में। दोस्तों, हमारे पास कश्मीर का केवल 60% हिस्सा ही है। तो GS पेपर 3 अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है दोस्तों, देख लीजिए। यूनिकॉर्न स्टार्टअप के बारे में यूनिकॉर्न स्टार्टअप के बारे में तो यह GS पेपर 3 है, लेकिन अगर BPSC को कहिएगा तो GS पेपर यह 2 का पार्ट है। अर्थव्यवस्था GS पेपर 2 का। तो यूनिकॉर्न शब्द एक निजी तौर पर आयोजित स्टार्टअप कंपनी को संदर्भित करता है जिसका मूल्य $1 बिलियन से अधिक है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप जिस भी कंपनी को संदर्भित करता है उसका मूल्य कम से कम $1 बिलियन से अधिक होना चाहिए। यूनिकॉर्न इसका उपयोग आमतौर पर उद्यमी पूंजी उद्योग में किया जाता है। इस शब्द को पहली बार उद्यम पूंजी और एलिन ली द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। जब उन्हें 39 स्टार्टअप को ले किया गया था, उनका मूल्य $1 बिलियन से अधिक था। उन्हें यूनिकॉर्न कहा गया था। यूनिकॉर्न का मूल्यांकन स्पष्ट रूप से उनके वर्तमान वित्तीय प्रदर्शन से जुड़ा नहीं है, बल्कि काफ़ी हद तक उनकी विकास क्षमता पर आधारित है, जैसे कि निवेशकों और उद्योग पूंजीपति को माना जाता है। उन्होंने विभिन्न फंडिंग राउंड में भाग लिया है। मार्च 2022 तक दुनिया भर में 1000 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र में गजेल्स और चीता क्या है? स्टार्टअप यूनिकॉर्न में गजेल्स और चीता क्या है? तो ये स्टार्टअप अप है जिसकी स्थापना वर्ष 2000 में के बाद हुई और इनमें 2 वर्षों के यूनिकॉर्न बनने की क्षमता है। इनका मूल्यांकन इतना तक किया है। एक बार जब आप 1 बिलियन का मूल्यांकन पार कर लेते हैं तो आप एक यूनिकॉर्न बन जाते हैं। चीता वे वर्ष जो 2000 के बाद स्थापित किए गए स्टार्टअप हैं और अगले 4 वर्ष में यूनिकॉर्न बनने की क्षमता रखते हैं। उसी चीता, उनका अनुमानित मूल्यांकन इतना से इतना के बीच है, उसी को चीता कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को पहली बार देखें तो सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से आपको डेली द हिंदू का हिंदी एनालिसिस दिया जाएगा दोस्तों, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा।